डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारी करंट की क्लास है ये आईएएस पीसीएस और भी कई स्टेट एग्जाम पीसीएस के होते हैं, उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम जो होते हैं उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी करंट की क्लास को। तो पहला जो मैंने टॉपिक लिया है डियर फ्रेंड्स वो है स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिभा पलायन। और पलायन का मैंने अभी एक दो दिन पहले डिस्कस किया था आपसे कि पलायन का मीन्स ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, हो सकता है कि रोजगार के लिए जा रहा हो, आवास चेंज करता हो, तो वो सब क्या है कि वो सब पलायन कर रहा है। ठीक है, तो जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, जैसे कि डॉक्टर्स हम देखते हैं, डॉक्टर्स हैं और उसमें जो काम करते हैं कर्मचारी, तो उनका क्या है कि हमारी कंट्री इंडिया से अदर कंट्री में जाना ही क्या कहला रहा है, पलायन करना कहला रहा है। तो ये टॉपिक डियर फ्रेंड्स हमारे जीएस पेपर नंबर 2 से जुड़ा है, स्वास्थ्य वाले टॉपिक से। और इसमें कवर करेंगे सरकार की नीतियों और हस्तक्षेप, विकास से संबंधित मुद्दे और भारतीय डायस्पोरा। ठीक है, भारतीय डायस्पोरा और भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों, यूरोप और अन्य अंग्रेजी भाषी देशों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का एक प्रमुख नियंत्रक रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन को वर्तमान महामारी के दौरान डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदा कमी का कारण माना जा सकता है। देखिए, जो प्रतिभा का पलायन होता है इसको हम ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं। याद रखना कि जो प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन। तो प्रतिभाओं का मतलब यहाँ पर ये देखिए, प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है डियर फ्रेंड्स का मतलब यह है कि कोई डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर बन के हमारे देश से बाहर चला गया, या इंजीनियर्स हैं, ठीक है, ये जो हैं, या फिर जो साइंटिस्ट बन जाते हैं वो हमारी कंट्री में काम ना करके कहीं और कंट्री में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वही है प्रतिभा पलायन, यह ब्रेन ड्रेन। ओके, तो प्रमुख बिंदु अगर हम बात करें कि ये प्रतिभा का पलायन क्या है, तो प्रतिभा पलायन ब्रेन ड्रेन का आशय व्यक्तियों, खासतौर पर शिक्षित युवाओं के पर्याप्त उत्प्रवासन या प्रवास से होता है। तो शिक्षित युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे कंट्री में सर्विस ना देकर किसी अदर कंट्री में सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रतिभा पलायन के प्रमुख कारणों में एक राष्ट्र के भीतर राजनीतिक उथल पुथल भी है, अन्य देशों के में अनुकूल पेशेवर अवसरों की मौजूदगी और उच्च जीवन स्तर एवं बेहतर अवसरों की तलाश आदि शामिल हो सकता है। अधिकांश पलायन हम देखते हैं कि विकासशील देशों से विकसित देशों में ही होता है। विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणालियां पर उनके प्रभाव के कारण यह दुनिया भर में से एक महत्वपूर्ण विषय है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के आंकड़ों की माने तो वर्ष 2017 में लगभग 69,000 भारतीय प्रशिक्षित डॉक्टरों ने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कार्य किया था। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। और हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में अगर डॉक्टरों की कितनी बड़ी कमी देखी जा रही है, अभी आप ये कोविड-19 के समय भी देख सकते हैं। और फिर अगर आप विलेजेस में जाते हैं तो वहाँ के जो हॉस्पिटल्स है, पहली बात तो वहाँ हॉस्पिटल दूर दूर तक मिलते ही नहीं हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं मिलते हैं, प्राइवेट भी मिलते हैं। विलेजेस में से, गांव में से लोग सिटीज़ में आते हैं, वहाँ भी उनका महंगा मतलब इलाज भी होता है। तो ये कमी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी बताती है कि 2017 में जो पलायन किए हैं डॉक्टर बनकर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, लगभग 69,000 डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर देशों में काम करने के लिए गए हैं। इन 4 देशों में इसी अवधि में लगभग 56,000 प्रशिक्षित भारतीय नर्सें कार्य कर रही हैं, आप देख सकते हैं। और कोविड-19 में नर्सों की कमी को भी देखा गया, डॉक्टर्स की कमी को देखा गया, बहुत सारी कमियां हमें देखने को मिली। और बाकी अगर हम देखें तो स्थिति तो बड़ी ख़राब है ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की, गांव में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। और इसके बाद हम देखते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें की स्थिति कुछ कही नहीं जा सकती है, हमारे सबके आंखों के सामने रहती है। लेकिन इसको दूर कौन करेगा, मैं यही बड़ा मतलब अफसोस में रहता हूँ ये सारी चीज़ें देखकर कि ऐसी जो कमियाँ हमारे आसपास दिखाई दे रही है, आखिर इनको कौन दूर करेगा। देखिए, हम और आप सभी क्या हैं, आईएएस के या पीएसएस बन जाते हैं आराम से, और पढ़ते समय जब हम इसकी तैयारी करते हैं तो बहुत सोचते हैं कि ऐसा काम करेंगे, ये करेंगे, लेकिन पता नहीं बाद में हो क्यों नहीं पाता है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्यों नहीं करते हैं। और फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि खाड़ी सहयोग परिषद, जिसको जीसीसी में शामिल देशों में से भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों का पैमाना व्यापक पैमाने पर प्रवासन होता है, किंतु इन देशों में ऐसे श्रमिकों के उत्प्रवासन या प्रवास से संबंधित विश्वसनीय आंकड़ों की कमी भी है। इसके अलावा कम कुशल और अर्धकुशल प्रवास के मामलों के विपरीत भारत से उच्च कुशल प्रवास पर कोई वास्तविक समय डेटा मौजूद नहीं है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो महामारी के दौरान आवश्यकता, ये प्रमुख कारण है। क्या है, तो महामारी की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर में विशेष रूप से विकसित देशों में स्वास्थ्य कर्मियों की मांग तेजी से बढ़ गई है।
स्वास्थ्य कर्मियों के बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें देश में बनाए रखने के लिए प्रवासी अनुकूल नीतियां अपनाई गई हैं। ब्रिटेन ने उन योग्य विदेशी स्वास्थ्य कर्मियों और उनके आश्रितों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त वीज़ा विस्तार प्रदान किया है, जिनकी वीज़ा अवधि अक्टूबर 2021 से पहले समाप्त होने वाली थी। फ्रांस ने महामारी के दौरान फ्रंटलाइन प्रवासी स्वास्थ्य कर्मियों को नागरिकता देने की भी पेशकश की है। तो ये भी एक तरीके से देख सकते हैं, जो वहाँ के प्रवासी और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उनके लिए फ्रंटलाइन प्रवासियों को नागरिकता देने की भी पेशकश की है। उच्च वेतन और बेहतर अवसर भी मिलते हैं। तो गंतव्य देशों में उच्च वेतन और बेहतर अवसर स्वास्थ्य कर्मियों के प्रवास से संबंधित प्रमुख कारणों में से माने जा सकते हैं। कम मजदूरी और भारत में निवेश की कमी भी एक कारण है। प्रतिभा पलायन ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए सरकार की नीतियां प्रतिबद्धात्मक प्रकृति की हैं और समस्या का वास्तविक दीर्घकालिक समाधान नहीं देती हैं। अगर वर्ष 2014 में भारत ने अमेरिका में प्रवास करने वाले डॉक्टरों को भारत वापसी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया था। भारत वापसी अनापत्ति प्रमाण पत्र उन डॉक्टरों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है जो J1 वीजा पर अमेरिका में प्रवास करते हैं और अपने प्रवास को 3 वर्ष से आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं सरकार ने नर्सों को इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ECR श्रेणी में शामिल किया है। यह कदम नर्सिंग भर्ती में पारदर्शिता लाने और गंतव्य देशों में नर्सों के शोषण को कम करने के लिए उठाया गया है। भारत ये स्वास्थ्य क्षेत्र में संबंधित चिंताएं क्या क्या हैं, तो मानव संसाधनों का अभाव भी है। तो क्या है, भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर 1.7 नर्स हैं और डॉक्टर रोगी अनुपात लगभग 1:1404 है। मतलब 1404 डॉक्टर रोगियों पे जो डॉक्टर है वो कितने हैं, अगर हम देखें रोगी क्या हैं 1404, अगर रोगी हैं तो उन पे 1 डॉक्टर काम करता है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रति 1000 जनसंख्या पर 3 नर्सों के मानदंड और 1:1100 के डॉक्टर रोगी अनुपात से काफ़ी नीचे है। असामान्य वितरण की अगर हम बात करें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदगी काफ़ी विषम है। कुछ शहरी क्षेत्रों में डॉक्टरों और नर्सों की संख्या काफ़ी अधिक है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह काफ़ी संख्या जो है बहुत कम है। स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में प्रति 10,000 लोगों पर केवल 5 हॉस्पिटल बेड ही उपलब्ध हैं, जो विश्व में सबसे कम हैं। अगर आगे की राह की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाना वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत को एक समग्र वातावरण के निर्माण के लिए व्यवस्थित परिवर्तनों की आवश्यकता है, जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए फायदेमंद साबित हो और उन्हें देश में रहने के लिए प्रेरित कर सकें। सरकार को ऐसी नीतियां बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा दे। मतलब रिवर्स माइग्रेशन का मतलब है कि वापस अपने कंट्री में लौट कर आना। ऐसी नीतियां जो स्वास्थ्य कर्मियों को उनके प्रशिक्षण या अध्ययन के पूरा होने के बाद घर लौटने के लिए प्रोत्साहित कर सके। भारत ऐसे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में काम कर सकता है जो ब्रेन शेयर की नीति को आकार देने में मदद कर सके। नेक्स्ट ईयर हम फ्रेंड बात करते हैं अपनी नेक्स्ट को जो हमारी न्यूज़ है वो है थोक मूल्य सूचकांक, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के नाम से जानते हैं। WPI ये हमारे इकोनॉमिक सेक्शन को कवर करेगा। हाल ही में भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। तो पूर्व बिंदुओं पर अगर हम बात करें तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने अप्रैल 2021 और फरवरी 2021 अंतिम के थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। गौरतलब है कि इन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इन आंकड़ों में सरकार ने बताया है कि अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 10.49% रही है। अप्रैल 2021 के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अधिक रही है, जो मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम खनिज तेलों जैसे पेट्रोल, डीजल आदि तथा विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में बढ़ोतरी के कारण हुई है। अगर हम बात करें मुद्रास्फीति, इसको इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। मुद्रास्फीति अर्थात मतलब अभी मैं आगे बता देता हूँ। चलिए, मुद्रास्फीति का अभिप्राय दैनिक जीवन में लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं जैसे भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन और परिवहन की
कीमतों में होने वाली वृद्धि से है। तो एक सिंपल भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि मूल्य का बढ़ जाना, महंगाई का बढ़ना ही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। जो वस्तुएं हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे भोजन है, कपड़े हैं, आवास है, मनोरंजन है, और जैसे परिवहन के कई साधन हैं, अगर उनके जैसे उनका मतलब चीज़ें, इनकी वैल्यू जो है, मूल्य जो है अगर बढ़ जाता है तो हम उसको कहते हैं क्या हो रही है, मुद्रास्फीति। तो भारत में मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो मुख्य सूचकांकों द्वारा मापा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, जिसको सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो आपको देख रहे हैं, ये तो नहीं पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। नॉर्मली महंगाई को बढ़ना मुद्रास्फीति कहते हैं, कीमतों का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। लेकिन आपका ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किन किन आधारों पर की जाती है। तो डियर फ्रेंड, भारत में मुद्रास्फीति की गणना होती है दो सूचकांकों के आधार पर होती है, थोक मूल्य सूचकांक जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के नाम से जानते हैं, और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है थोक मूल्य सूचकांक, इस पर बात करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, थोक स्तर पर सामानों की कीमतों का आकलन करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल थोक मूल्य सूचकांक भारत में व्यापारियों द्वारा थोक सेल यानी कि थोक का मतलब होता है होलसेल में बेचे गए सामानों की कीमतों में कीमतों के बदलाव को मापता है। ओके, तो ये अभी होलसेल में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों और सबसे ज़्यादा भार वेटेज दिया जाता है। इसे भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक, अब ये पॉइंट जो है प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसके किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 11-12 है, तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई अभी जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वो क्या है, ये आधार वर्ष पूछे जाते हैं। तो 2011-12 क्या है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, याद रखना इसको, 2011-12 जो है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। उल्लेखनीय है कि थोक मूल्य सूचकांक WPI के अंतिम आंकड़े देश भर में संस्थागत स्रोतों और चुनी हुई विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित किए जाते हैं और हर महीने की 14 तारीख को जारी किए जाते हैं। क्या होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। खुदरा स्तर पर महंगाई मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जुड़ाव सीधे तौर पर उपभोक्ताओं से होता है। तो इसका जो जुड़ाव है सीधे उपभोक्ताओं से होता है, कंज्यूमर से होता है, जो एक एक रिटेल में जो हम लोग वस्तु खरीदते हैं उससे ये जुड़ा होता है। वर्तमान में भारत में 5 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI है, जिसमें से प्रमुख 4 निम्नलिखित हैं। औद्योगिक श्रमिक के लिए CPI अर्थात औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूर के लिए है जिसको एग्रीकल्चर लेबर यानी कि AL के लिए CPI, ग्रामीण मजदूर रूरल लेबर RL के लिए CPI और CPI ग्रामीण शहरी संयुक्त सभी के लिए। उपयुक्त में से प्रथम 3 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित एवं जारी किया जाता है। तो ये पीढ़ी के लिए इंपोर्ट रखना, ठीक है, कि प्रथम के जो 3 हैं आप देख रहे हैं ये 1, 2, 3, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि औद्योगिक श्रमिकों और कृषि मजदूर और ग्रामीण मजदूर, इनके लिए जो ये उपयुक्त 3 जो आप देख रहे थे, श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित करके जारी किया जाता है। जबकि चौथे प्रकार के जो CPI को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम द्वारा संकलित एवं जारी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है पीढ़ी के लिए, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। तो जितने भी औद्योगिक श्रमिक हैं, उद्योगों में काम कर रहे हैं, उनके लिए जो मूल्य सूचकांक है वो कितना है, 2016 है। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1986 और 87 है। याद रखना इसको, ये इस आधार वर्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टेट पीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधार वर्षों को लेकर। तो जो कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वो 1986 और 87 है, और जबकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वो 2016 है। ओके, इनको याद रखिएगा। जातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो चर्चा में क्यों है, हाल ही में भारत सरकार ने के जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए संयुक्त होकर
एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगर हम प्रमुख बिंदु की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने समावेशी कौशल आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिहाज से हाल ही में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और आश्रम स्कूल जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम सफलता के लिए युवाओं का सशक्तिकरण के तहत स्कूल और अन्य संस्थाओं के लिए डिजिटल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी ऑनलाइन कार्यक्रम सफलता के लिए युवाओं का सशक्तिकरण के तहत माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता किया गया। इसका मकसद जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अगली पीढ़ी की डिजिटल तकनीकों में शिक्षकों और छात्रों को हुनरमंद बनाना। इसके अलावा इस प्रयास द्वारा भारत में जनजातीय छात्रों को डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से आवश्यक कौशल मुहैया कराया जाना। यह AI और कोडिंग के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होने के साथ एक नया अध्याय भी शुरू करेगा। इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 250 EMRS स्कूल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा गोद लिया गया, जिसमें से 50 EMRS स्कूल को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहले चरण में 500 प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय क्या होते हैं, उसको एक नज़र डालते हैं। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में की गई। रिमेंबर दिस पॉइंट कि कब की गई थी? 1998 में। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना के तहत प्रथम वर्ष 2000 में महाराष्ट्र में खोला गया था। तो जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, यह जो खोला गया था 2000 में, सबसे पहले महाराष्ट्र में खोला गया था। उल्लेखनीय है कि शिक्षा किसी भी देश और समुदाय के विकास के लिए बेहद जरूरी है। शिक्षा से ही सामाजिक और आर्थिक विकास संभव है। आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें शिक्षित करना इस नीति निर्माताओं के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। ऐसी परिस्थितियों में लक्षित समूह तथा शिक्षा को पहुंचाने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना वरदान साबित हो रही है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी नए आयाम खोले हैं। आश्रम स्कूल पर एक नज़र डालें तो आदिवासी क्षेत्रों, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने 2008 और 2009 में आश्रम स्कूल को बढ़ावा दे रही है। आश्रम स्कूलों में लड़कियां और लड़कों दोनों के लिए शिक्षा के अनुकूल वातावरण में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र कॉलेजियम की मांग। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र कॉलेजियम की मांग की गई है। प्रमुख बिंदु पर अगर नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र कॉलेजियम के गठन की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि क्योंकि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। याद रखना, इस पॉइंट को पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रावधान है कि नहीं, क्योंकि यह संवैधानिक पद है, ठीक है, और संस्था है, इसलिए हो सकता है हम लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहे कि भारतीय संविधान में हो सकता है इसके निर्वाचन के बारे में कुछ लिखा हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है भारतीय संविधान में। इसलिए इसकी पारदर्शी नियुक्ति हेतु एक सक्षम प्रणाली होनी चाहिए ताकि इस महत्वपूर्ण आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित न हो सके और यह निष्पक्ष होकर कार्य कर सके। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं। निर्वाचन आयोग के सदस्य हेतु पूर्व में की गई सिफारिशें वर्ष 1975 में एक विशेष समिति द्वारा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु तटस्थ कॉलेजियम की सिफारिश की गई थी। इसके बाद 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने इस प्रकार की सिफारिश की थी। वर्ष 2009 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु एक कॉलेजियम प्रणाली का सुझाव दिया था। बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के संविधान में उल्लेखनीय विनियमों के अनुसार भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का निर्वहन और सफल संचालन सुनिश्चित करता है। इसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त था।
वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है और 2 अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हैं। ठीक है, पहला एक मुख्य होता है, बाकी 2 चुनाव आयुक्त रहते हैं। और इसकी जो पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत कम 1 जनवरी 1990 तक ही रहा। इसके बाद फिर से इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया, परंतु बाद में फिर से 1 अक्टूबर 1993 को आयोग में 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई और फिर से ये 3 सदस्यीय आयोग बन गया। आयोग के पास ऐसे उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति है जो तय समय के भीतर कानून के अनुसार निर्धारित तरीके से अपने चुनाव खर्चों का लेखा जोखा आयोग के सामने पेश करने में विफल रहा है। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की आयुक्तों के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की आयुक्तों के संबंध में राज्यों के राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति और कार्यकाल। राष्ट्रपति के पास मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों की चयन करने की शक्ति है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो, तथा मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान वेतन भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो वही स्थिति है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, सेम उसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त को और केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना अन्य आयुक्तों को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये था डियर फ्रेंड्स जो हमने डिस्कस किया आज की हमने करंट में, और इसमें हमने मेंस और प्रीलिम्स दोनों के टॉपिक को एक साथ में लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। और आई होप कि आपके जो एग्जाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इस करंट की क्लास में डियर फ्रेंड्स इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।